नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लाया हूं। ये भारतीय संविधान हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, जिससे कि पेपर में कोई दिक्कत ना आए। तो हम शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। जो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो हमारा ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा 330। अनुच्छेद 330 में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? तो हमारा बी इज द राइट आंसर 69वां संशोधन। ठीक है, 69वां संशोधन है। यह 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित का दर्जा प्राप्त हुआ और एनसीटी की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 1992। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 फरवरी 1992 में एनसीटी की स्थापना हो गई। ठीक है, ये हमारा 69वां संशोधन था जो 1991 में हुआ था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ये तो इसका आंसर होगा हमारा बी, कानून द्वारा संसद। ठीक है, संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को बदल सकता है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो हमारा सी विकल्प इधर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही हमारे राज्यपाल को हटा सकता है। अब चलते हैं हम 5वां क्वेश्चन है हमारा कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो पहली अनुसूची, ए विकल्प द राइट आंसर, पहली अनुसूची के अंतर्गत ये कार्य होता है कि नया राज्य बनाना और हमें राज्य का बंटवारा करना हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है? 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। तो 1 हमारा समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं, दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, जहाँ होती है समवर्ती सूची। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो जब हम उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो हमें केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है प्रस्ताव। ठीक है, पहले केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पास होना चाहिए, पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या? सभापति होते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हमारा आता है गृह मंत्रालय। बी विकल्प द राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें, हर क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां विकल्प है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से
भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है लद्दाख। बी का राइट आंसर होगा। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं, ये मैं नोट के माध्यम से आपको मैंने बताया है कि भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं हैं। पहली लद्दाख है जो इतने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, फिर बाड़मेर है, फिर कच्छ है, फिर अरुणाचल पश्चिम, फिर अरुणाचल पूर्व। ठीक है, ये हमारी 5 इम्पोर्टेंट हैं, बहुत जो ये बड़ी हमारी लोकसभाएं हैं। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको पता चले, बाद में आप भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश, कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तुम्हारा ए का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तुम्हारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। बी का राइट आंसर होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। ये सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? जो अनुसूची 8 होती है, जो 8 हमारी अनुसूची है वो हमारी भाषा से संबंधित है, तो फारसी भाषा उसमें नहीं है। ठीक है, तो ए का राइट आंसर होगा फारसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसमें डी विकल्प राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। कौन सा? न्यायिक समीक्षा, इसको हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन। राइट, अब 14वां क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारा संशोधन का प्रस्ताव है, किसका संशोधन का प्रस्ताव है, तो वो किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। डी विकल्प राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संसद में कौन कौन होते हैं? ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो हमारा डी विकल्प राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो कहाँ पर? गोवा में की गई थी। तो ए विकल्प राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर चुनाव आयोग के अनुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है? जो हमारा चुनाव आयोग है उसने क्या कहा है कि जो हमारे पोलिंग बूथ बनते हैं जहाँ पर नागरिक वोट डालने जाते हैं, तो वो अधिकतम घर से कितनी दूर होता है? तो है 2 किलोमीटर। अधिकतम 2 किलोमीटर के दायरे में ही पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जिसमें जनता वोट डालती है। ठीक है, अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो एक ईवीएम में कितने मत पड़ सकते हैं? हमारे 3840। एक ईवीएम में हमारे 3840 वोट पड़ सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका जो है फुल फॉर्म है। ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? भारत में कब इसमें पहला प्रयोग किया गया? तो हमारा ए विकल्प राइट आंसर होगा 1989 से 90। ठीक है, ए विकल्प राइट आंसर। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, तो कितनी भाषाएं हमारे सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत संविधान में जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आप
इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी भाषा भूले ना। तो मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। पहली है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है, ये हमारी 8वीं अनुसूची भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, जो 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तुम्हारे प्रधानमंत्री, हमारे क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ए विकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक, जी हमारे भारत में किसी शहर की बात की गई है, ना कि पूरे देश की। यदि हम कहते हैं सवाल में कि हमारे भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो हमारे भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या गया है कि किसी शहर का, ये क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया है कि किसी शहर का पूछ रहा है। तो किसी शहर का पहला नागरिक हमारा क्या होता है? मेयर होते हैं। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष, जिसे हम मेयर बोलते हैं। नगर निगम में जो अध्यक्ष होता है उसे हम मेयर बोलते हैं, जो नगर पालिका में होता है उसे हम अध्यक्ष ही कहते हैं, है ना। तो हमारा ए का द राइट आंसर होगा। आपको इसे सवाल को ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से घुमा कर कह दिया है। अब चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, ए विकल्प इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त नामांकित कौन करता है? तो केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। बी विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन कह रहा है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? तो किसने की थी 1950 में? कैबिनेट ने। जो हमारा योजना आयोग है, क्या योजना आयोग, कौन योजना आयोग है, तो स्थापना कब की गई थी? किसने की? कैबिनेट ने। कब? 1950 में की गई थी। ठीक है, इसमें नोट में लिखा है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की और 17 अगस्त 2014 को इसे ख़त्म कर दिया गया और इसका स्थान नीति आयोग ने लिया। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो योजना आयोग थी इसे 1950 में कैबिनेट ने स्थापना की थी, लेकिन 17 अगस्त 2014 को इसे योजना आयोग को ख़त्म करके इसका नाम चेंज किया और नीति आयोग रखा गया। किसकी अध्यक्षता में? श्री माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में किस सरकार की एक विशेषता है? तो संघीय व्यवस्था। सी विकल्प इज द राइट आंसर, संघीय व्यवस्था। अब चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन। किस वर्ष भारत में पारस्परिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया? तो भारत में पारस्परिक वन निवासी अधिनियम तो 2006। कब किया गया? 2006 को। सी विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में फांसी की सज़ा को क्षमा कौन कर सकता है? यदि किसी भी मुजरिम को फांसी की सज़ा हुई है तो उसे कौन माफ़ कर सकता है? तो आज ये क्वेश्चन सभी को पता होगा लगभग। अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, केवल राष्ट्रपति। डी विकल्प इज द राइट आंसर होगा। ओनली ये अधिकार ओनली राष्ट्रपति के पास है कि किसी भी मुजरिम की वो सज़ा, फांसी की सज़ा को माफ़ करवा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो जापान इज द राइट आंसर। ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा, जापान।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध है से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23, कौन सा? अनुच्छेद 23 था। तो ये हमारे 23वें क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।